नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज का विषय है भारतीय और पश्चिमी गणित का तुलनात्मक अध्ययन भाग 4। आज हम बात करेंगे भारतीय ज्यामिति और पश्चिमी ज्यामिति के बीच का अंतर और क्यों ज़्यादा श्रेष्ठ है भारतीय ज्यामिति। ज्योमेट्री बॉक्स और सूतली प्रत्यक्ष को चर्च की विधि से नीचा दिखाने के लिए आज भी हमारी 5वीं और 6ठी कक्षा की पाठ्यपुस्तकें यह सिखाती है कि ज्यामिति में बिंदु अदृश्य है और यदि दिखता है तो गलत है। ऐसे गैर भौतिक तत्व के महिमा गान से स्कूली बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। भला बच्चा दो अदृश्य बिंदुओं के बीच दूरी कैसे माप सकता है? कुछ चीज़ें अदृश्य होती हैं लेकिन उनका अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अदृश्य बिंदु कहाँ है उसका किसी भी विधि से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बच्चों को और अधिक भ्रमित करने के लिए आगे चलकर 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक यह सिखाती है कि ज्यामिति के बिंदु की परिभाषा भी नहीं की जा सकती। न दिखता है, न अनुमान लगा सकते हैं और न ही दूसरे शब्दों में परिभाषा की जा सकती है। ऐसे में बच्चा क्या सीख सकता है? केवल रटना, और यही उपनिवेशवादी शिक्षा का उद्देश्य है। बच्चा जो व्यवहारिक ज्यामिति सीखता है वह केवल कंपास बॉक्स के सहारे सीखता है जिसमें बिंदु प्रत्यक्ष दिखाई देता है और इसलिए दो बिंदुओं की दूरी नापी जा सकती है जो अदृश्य बिंदुओं के साथ नहीं किया जा सकता। ठीक चर्च की विधि से हम दोनों चीज़ें सिखाते हैं कि बिंदु अदृश्य भी है और दृश्य भी। अचंभे की बात यह है कि माँ बाप और पालकों को इस तरह का बकवास सिखाने से कोई एतराज नहीं। यह है उपनिवेशवादी शिक्षा की ताकत जो हमें सामान्य बुद्धि में अविश्वास सिखाती है और पूरी तरह नपुंसक बना देती है। और हमारी गणित की शिक्षा प्रणाली में जहाँ प्रत्यक्ष का इस्तेमाल होता भी है वह भी पश्चिमी तरीके से, क्योंकि कंपास बॉक्स उपनिवेशवादी शिक्षा के साथ आए। यह हिंदुस्तानी पद्धति में नहीं पाया जाता था। भारत में ज्यामिति पढ़ाने के लिए सूतली का प्रयोग होता था। सूतली को ही सुल्भ भी कहते हैं। आज भी भारत में बढ़ई, राजमिस्त्री आदि कारीगर सूतली से ही नापने का सारा काम करते हैं। इसका इस्तेमाल कर ज्यामिति सिखाने की सुल्भ सूत्र पर आधारित विधि पर पाठ्य पुस्तक तैयार है। सूतली की तुलना ज्योमेट्री बॉक्स से करें। ज्योमेट्री बॉक्स ज्यामिति पढ़ने वाले सभी बच्चे खरीदते ही हैं, लेकिन इसके अंदर के सभी सामानों का प्रयोग नहीं करते। उसमें केवल डी जिसे चांद भी कहते हैं, प्रकार और स्केल ही उपयोग में आते हैं। डिवाइडर और त्रिभुजों का कोई प्रयोग नहीं होता। इस पर भी सभी इस ज्योमेट्री बॉक्स को खरीदते ही हैं, क्योंकि उपनिवेशवादी शिक्षा रस्में सिखाती है। इसी तरह ज्योमेट्री में सीखने वाला बच्चा कभी भी भूमि पर लंब नहीं डाल सकता। साथ ही वक्र रेखा को नापना और टेढ़ी मेढ़ी वाले खेत का क्षेत्रफल निकालना इससे संभव नहीं। परंतु भारतीय परंपरागत गणित से यह आसानी से किया जा सकता है। इसलिए अब रोप ज्योमेट्री, रज्जु गणित की बात होने लगी है। प्रत्यक्ष रूप से कोई भी बच्चा एक सूतली लेकर रज्जु गणित की विधि से व्यास और परिधि को नापकर सीधी और वक्र रेखा की तुलना कर पाई का मान निकाल सकता है। इसके लिए लंबे चौड़े प्रमेयों और डिडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं। सूतली स्केल का काम तो कर ही सकती है, लेकिन वह डी का काम भी करती है, यानी ज्योमेट्री बॉक्स के बदले सूतली पर्याप्त। हम आज यह नहीं सिखाते हैं कि वो डी कैसे बनाया जाता है और वृत्त की परिधि को 360 बराबर भागों में कैसे विभाजित किया जाता है। यह इसलिए
कि हम आज कौन की गलत परिभाषा अपनाते हैं। यह कौन शब्द हिंदुस्तानी पद्धति में 1723 ईस्वी के बाद आता है, जब सम्राट जगन्नाथ नामक गणितज्ञ ने सवाई जय सिंह के कहने पर पश्चिमी ज्यामिति का रेखा गणित नाम से अनुवाद किया। इसके पहले ऋग्वेद 1.164.11 और 1.164.48 और वेदांग ज्योतिष ऋग 11 के जन्माने से चाप शब्द ही इस्तेमाल होता है और चाप की सापेक्ष लंबाई ही नापी जाती थी। पूरे वृत्त को 360 या 720 भागों में बांटा जाता था। चूंकि चाप एक वक्र रेखा है, इसलिए कोण या चाप की सापेक्ष लंबाई सुतली से ज़्यादा आसानी से नापी जा सकती है। इसके कई फायदे हैं जो मैं अपने रज्जु गणित की किताब में समझा चुका। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अंकगणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित, रेखा गणित, कैलकुलस, सांख्यिकी आदि गणित की सभी विधाओं का भारत में न केवल विकास हुआ था, बल्कि वह अधिक सरल, उपयोगी और व्यवहारिक। और आज भी यदि हमें भारतीय गणित पर गर्व है, तो हमें यह पद्धति अपनी शिक्षा प्रणाली में भी अपनानी चाहिए।